दोस्तों आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं एम फॉर एम मूवी का, जिसका पूरा नाम है मर्डर फॉर मोटिव। हाल ही में रिलीज हुई यह मूवी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस मर्डर से और शानदार ट्विस्ट एंगल से जुड़ी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि शूटिंग स्पॉट पर ही यह मिस्टीरियस आदमी सुपरस्टार रंजीत के पास जाता है और दोनों के बीच में हाथापाई होती है और एट द एंड हम ये देख पाते हैं कि मिस्टीरियस आदमी रंजीत की ब्रूटली मर्डर कर देता है। देन मर्डर के बाद हम इस सीन में देख पाते हैं एक व्यक्ति जर्नलिस्ट राधा को फोन करता है। इसी दौरान एसीपी कृष्णा भी इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम स्कैन में पहुंच जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एसीपी कृष्णा पुलिस कमिश्नर को एक अहम बात बताता है कि किलर ने विक्टिम की हत्या करने के बाद उसके कपड़े उतार दिए थे और उसके बॉडी को एक खास तरीके से छोड़ दिया था। इससे साफ पता चलता है कि यह कोई साधारण मर्डर नहीं है, बल्कि यह प्लान्ड मर्डर है। इसी दौरान एसीपी कृष्णा यह भी बताता है कि उसे क्राइम स्कैन पर एक पुराना लॉकेट मिला है। नेक्स्ट स्कैन में हम एसीपी कृष्णा की पर्सनल लाइफ देखते हैं, जहां पर हम ये देख पाते हैं कि उसकी पत्नी ही जर्नलिस्ट राधा है कि कहीं न कहीं दोनों ही क्राइम केसेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इस दिन में पुलिस अधिकारी लोगों को ये बताते हैं कि यह एक सीरियल किलर का काम हो सकता है जो विक्टिम को एक अलग ही पोज में छोड़ के चला जाता है। उसके बाद हम देख पाते हैं राधा अपने हेड एडिटर के पास जाती है। हेड एडिटर उसे एक बुक के बारे में बताता है जिस बुक का नाम रहता है एम फॉर एम मर्डर फॉर मोटिव। इसके बाद एसीपी कृष्णा अपनी टीम के साथ केस रिव्यू की मीटिंग करते हैं। इसी बीच कहानी में मशहूर ऑथर की एंट्री होती है। यह वही व्यक्ति होता है जिसने सीरियल किलर की साइकोलॉजी और उसके मर्डर पैटर्न को फॉलो करते हुए बहुत सारी किताबें लिखी है। राधा उस ऑथर से किताब मांगती है, लेकिन ऑथर उस बुक को देने से साफ इनकार कर देता है। राधा को यह शक होता है कि ऑथर कुछ न कुछ हमसे छिपा रहा है। इस केस में एंट्री होती है एसीपी अर्जुन का। अर्जुन यह बताता है कि पहला मर्डर केस शूटिंग का टाइम हुआ था। हो सकता है कि कैमरा के किसी एंगल में क्रिमिनल की फोटो आ चुकी हो। कहानी शिफ्ट होती है कॉलेज में। कॉलेज में हम देख पाते हैं एक लड़की जिसका नाम है अंकिता। वो एक लड़के से गले मिलती है। उसी कॉलेज में एक लड़का रहता है जो उस लड़की का फोटो पूरे कॉलेज में वायरल कर देता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये जो लड़का है लड़कियों को परेशान करता है और ऐसा करने से इसको मजा आता है। जो कॉलेज की प्रोफेसर है वो खुद उस लड़के को डांटती है और दोबारा गलती नहीं करने की वार्निंग देती है। इसी बीच एसीपी कृष्णा के मोबाइल में सीरियल किलर का एक वॉइस मैसेज आता है। उस मैसेज में सीरियल किलर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए कहता है, वैलेंटाइन डे के दिन जो भी कपल मुझे मिलेगा मेरा अगला टारगेट वही होगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीनियर पुलिस ऑफिसर तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सबको वैलेंटाइन डे के दिन अलर्ट रहने को बोलते हैं। इस कहानी के प्लॉट में हमें ये भी समझ में आ जाती है कि जो किलर है वो फ्रंट ऑफ फुट है और पुलिस उसे चेस कर रही है। इसी बीच एसीपी कृष्णा के पास घबराई हुई एक लड़की का फोन आता है। वह बताती है कि उसने सीरियल किलर को अपनी आंखों से देखा है। उसके लेफ्ट हैंड में त्रिशूल का टैटू लगा हुआ है। कंट्रोल रूम में लगे सिस्टम उस इलाके को हाई रिस्क जोन दिखा रहा होता है, जिसको फॉलो बैक करते हुए पुलिस की पूरी टीम वहां पर पहुंच जाती है। ट्विस्ट यहाँ पर यह आता है कि पुलिस के पहुंचने से पहले सीरियल किलर उस लड़की की मर्डर कर चुका था। यहीं पर हमको समझ में आता है कि जिन दो लोगों की मौत हुई है वो दोनों अंकिता के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। तभी अर्जुन आता है और ये बताता है कि जिस लड़की का मर्डर हुआ है वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और उसके 5 मिलियन फॉलोअर्स थे। लगातार मशहूर और बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या के बाद यह मर्डर केस बहुत ज्यादा पेचीदा होते जा रहा था। सबके बीच में एसीपी कृष्णा यह मानने लगता है कि यह उसके पूरे करियर का सबसे खतरनाक और पेचीदा केस है। इस सीन में हम ये देख पाते हैं कि एसीपी कृष्णा और जर्नलिस्ट राधा ऑथर के पास पहुंच जाते हैं। ऑथर ये बताते हैं कि जो क्रिमिनल है वो एक खास तरह का पैटर्न को फॉलो कर रहा है और वह खास पैटर्न ये है कि वह विक्टिम को मारने के बाद मशहूर पेंटिंग के पोज में छोड़ के चला जाता है। ऑथर कहता है कि किलर ने जितने भी लोगों को अपना निशाना बनाया है उनमें से एक शख्स ऐसा है जो आज तक जिंदा है। यानी अगर उस व्यक्ति तक पहुंचा जाए तो शायद सीरियल किलर की असली पहचान हो सकती है। यहीं से इन्वेस्टिगेशन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद ऑथर उस बचे हुए व्यक्ति की पहचान का उजागर करता है। वह एसीपी कृष्णा को एक फोटोग्राफ दिखाते हुए बताता है कि उस शख्स का नाम फाल्गुन है। ऑथर यह भी बताता है कि मर्डर करना उसके लिए एक आदत और जुनून बन चुका है और वह एक साइकोपैथिक किलर है। ऑथर आगे एक और अहम खुलासा करता है। वह बताता है कि जिस व्यक्ति की जान बची थी यानी कि फाल्गुन, वह अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। उस पर गंभीर हालत में हमले की वजह से अभी इलाज चल रहा है।
दूसरी तरफ एसीपी कृष्णा अपनी इन्वेस्टिगेशन को एक नए एंगल की ओर लेकर जाता है। वह उस मरी हुई लड़की की बातों को याद करता है। लड़की मरने से पहले बताई थी कि सीरियल किलर के लेफ्ट हैंड में त्रिशूल का टैटू है और डायरेक्टर से पूछताछ करने के लिए निकल पड़ता है। पूछताछ के दौरान केस में एक और बड़ा खुलासा सामने आता है। फिल्म के डायरेक्टर को अचानक से कुछ याद आता है। वह एसीपी कृष्णा को बताता है कि शूटिंग के दिन उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला था जो कि मिस्टीरियस था और उसके लेफ्ट हैंड में एक त्रिशूल का टैटू था। इसी बीच एसीपी कृष्णा को सीरियल किलर का एक और धमकी भरा फोन आता है कि अगर उसने ये इन्वेस्टिगेशन जारी रखी तो अगला टारगेट वही होगा। अब यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि डायरेक्टर को किसी कैमरा के एंगल में किलर की फोटो मिल जाती है और उसे वो एसीपी कृष्णा को दे देता है। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उस फोटो को सोशल मीडिया और न्यूज चैनल के थ्रू पूरा सर्कुलेट कर देता है। इस न्यूज चैनल से इन्फ्लुएंस होकर के कॉलेज की जो प्रोफेसर है उसको रियलाइज होता है इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है। हाँ, साइकोलॉजिकल प्रोफेसर राधा के पास जाती है और इससे रिलेटेड खुलासे करती है। राधा को बताते हुए कहती है वह लड़का कोई और नहीं बल्कि रितिका का बॉयफ्रेंड है जिसे मैंने मोबाइल में देखा था। इसी बीच इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ा मोड़ आता है। पुलिस जब रितिका से संपर्क करने की कोशिश करती है तब हम समझ पाते हैं उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। कई बार कॉल करने के बावजूद उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता और उधर किलर का भी कोई पता नहीं चल रहा था। कंट्रोल रूम एसीपी कृष्णा को एक खास जगह के बारे में बताते हैं जहां पर लास्ट टाइम रितिका का फोन को लोकेट किया गया था। इसके बाद एसीपी कृष्णा उस जगह पहुंच जाता है जहां आखिरी बार रितु यानी कि रितिका का फोन ट्रेस हुआ था। उसे उम्मीद था कि हो सकता है इन्वेस्टिगेशन का कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू वहां पर मिल जाए। अभी पुलिस को शक होता है कि किलर का नाम जगदीश है और वो अपनी गर्लफ्रेंड रितु के साथ मिल करके लोगों का मर्डर कर रहा है। इसके बाद कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। साइकोलॉजी की प्रोफेसर पुलिस के सामने आकर बताती है रितिका और जगदीश को कार में उसने सुरक्षित भेजा था। हालांकि उसको पहले उन लोगों के बारे में जानकारी नहीं थी। बिना देर किए एसीपी कृष्णा और जर्नलिस्ट राधा और पूरी पुलिस टीम दोनों तलाश में जुट जाती है। शहर के अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है और जब तक एसीपी कृष्णा अंकिता तक पहुंचता बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। इस सीन में हम देख पाते हैं कि रितिका का डेथ हो चुका है और उसको डेथ के बाद एक खास तरह के पोजीशन में छोड़ करके किलर भाग चुका है। धमकी का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता है। पुलिस डिपार्टमेंट को अगेन धमकी देते हुए वॉइस मैसेज में बोलता है कि मैं इस थिएटर में आ रहा हूं, अगर हिम्मत हो तो मुझे रोक के दिखाओ। एसीपी कृष्णा और उसकी टीम जैसे ही बताई हुई जगह पर पहुंचती है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी सीरियल किलर पुलिस के एक कदम आगे निकला। पुलिस के पहुंचने से पहले वह अपनी अगली वारदात को अंजाम दे चुका था। वह विक्टिम की बेरहमी से हत्या कर चुका था। इन सारी गलतियों से नाराज होकर सीनियर पुलिस ऑफिसर एसीपी कृष्णा और उसकी टीम को कड़ी फटकार लगाते हैं। ऊपर से मीडिया और जनता का दबाव बढ़ रहा था। पूरी टीम फ्रस्ट्रेशन में होती है क्योंकि हर नए क्लू के बावजूद किलर उसके हाथों से बच जा रहा। इसी दौरान एक कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। ऑथर अपनी किताब को राधा को जाकर देता है। राधा जैसे ही उस किताब को पढ़ना शुरू करती है वह हैरान हो जाती है। किताब में लिखे मर्डर पैटर्न और करंट में हो रहे मर्डर आपस में मैच खा रही थी। वहीं दूसरी तरफ एसीपी कृष्णा अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए उस थिएटर की सीसीटीवी फुटेज खंगालता है। वह यह पता करने की कोशिश करता है कि किलर सच में वहां आया था या सिर्फ पुलिस को गुमराह कर रहा था। देन क्लू में हम समझ पाते हैं कि किलर सचमुच वहां आया था। फुटेज में साफ दिखता है कि एक संदिग्ध आदमी अपने ऑटो रिक्शा में क्रिमिनल को थिएटर तक छोड़ने आया था। बिना समय गंवाए एसीपी कृष्णा ऑटो रिक्शा का पता लगाना शुरू करता है। वह उसकी रूटीन, ड्राइवर और हर छोटी छोटी जानकारियों की जांच करता है। दूसरी तरफ राधा अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। वह उस व्यक्ति से मिलने जाती है जो किलर के मर्डर अटेम्प्ट से बच चुका था। यहाँ पर देख पाते हैं कि राधा उस व्यक्ति को उस लॉकेट को दिखाती है जो लॉकेट रंजीत के मर्डर स्पॉट पर मिला था। जैसे ही वह व्यक्ति पुराने लॉकेट को देखता है उसके भीतर दबी हुई यादें ताज़ा हो जाती है। अब तक जो शख्स खामोश था वह अचानक बोलना शुरू करता है। उसके बाद वह आदमी बोलता है, इस लॉकेट को मैंने एक्ट्रेस निर्मला के बेटे को उसके बर्थडे के दिन दिया था। और आगे बताता है कि बचपन में उस लड़के को पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक, बट ही इज़ नॉट नॉर्मल, ही इज़ पेशेंट ऑफ साइकोपैथिक, यानी कि वो एक साइकोलॉजिकल बीमारी से जूझ रहा था। यहीं पर हम सबको समझ में आता है कि उस लड़के का नाम आतिक है जो इन सारे मर्डर के पीछे है। देन इस सीन में हम देख पाते हैं कि राधा उस साइकोलॉजिकल डॉक्टर के पास जाती है जो उस आतिक का इलाज कर रहा था। राधा को आतिक के इलाज करने वाले डॉक्टर कुछ इस केस के बारे में बताते हैं, यानी आतिक के बारे में जानकारी बताते हैं।
इसी बीच एसपी कृष्णा को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और उससे बॉक्स रिसीव करने को बोला जाता है। सारे पुलिस वाले उस बॉक्स तक पहुंचते हैं। तब हम देख पाते हैं कि उस बॉक्स में एक आदमी की लाश थी। इस दिल दहला देने वाले क्राइम स्कैन के बाद एसपी कृष्णा समझ जाता है कि किलर अब पहले से ज्यादा खतरनाक और बेखौफ हो चुका था। तभी हम समझ पाते हैं कि यह जो सर है वो किसी और का नहीं, उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर का है। देन अगले सीन में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो पुलिस वालों के बीच में सरेंडर करता है। यह वही व्यक्ति है जिसका अंकिता के साथ फोटो प्रोफेसर ने देखा था और यह व्यक्ति बताता है कि अंकिता उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, उसकी भतीजी है। और एक दिन जब वह कॉलेज में उनसे मिलने गया था तभी किसी लड़के ने दोनों को साथ में फोटो खींच ली और बाद में वह उसी लड़के के घर सिर्फ उस फोटो के लिए गया था ताकि किसी तरह की गलतफहमी ना फैले। उसका दावा होता है कि उसका इरादा किसी की हत्या करना नहीं था, न किसी का हत्या उसने किया है। अब एसीपी कृष्णा उससे पूछता है, अगर तुमने अंकिता का मर्डर नहीं किया तो फिर मर्डर किसने किया? इन सब मर्डर मिस्ट्री के पीछे कौन है? देन हम देख पाते हैं वो व्यक्ति भाग जाता है। इस सीन में राधा कृष्णा को बताती है कि इन सारे मर्डर के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ है उस व्यक्ति का नाम है आतिक और वो एक साइकोपैथिक है, यानी कि उसको एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। अब तक हमें ये बातें समझ में आ जाती है कि पुलिस की टीम जिस ओर भाग रही थी, यानी जिस दिशा में भाग रही थी, वो गलत दिशा था और शायद असली कातिल आतिक ही होता है। इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए एसीपी कृष्णा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसमें यह कहता है कि यह सीरियल किलर हमसे कहीं ज़्यादा दूर नहीं है बल्कि हमारे आसपास मौजूद है। इसके बाद वह उस संदिग्ध व्यक्ति की फोटो को प्रेस में रिवील करता है। तभी राधा अकेले में सोचती है कि उसने तो पेन ड्राइव को बॉस को देने के लिए अपने प्यून जिसका नाम है रवि उसी को दिया था। तब यह पेन ड्राइव पुलिस के हाथ से कैसे मिला? तब जाकर के राधा रवि के फेस को मास्किंग करती है। देन हम देख पाते हैं कि असली कातिल कोई और नहीं रवि ही है। रवि ही है जो सीरियल किलिंग कर रहा है शुरू से लेकर अंत तक। अब यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि रवि ने राधा को किडनैप कर लिया है। देन उसको खोजते हुए कृष्णा जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। हालांकि इस झड़प के बीच मौका पा करके रवि वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। रवि के भाग जाने के बाद राधा सीधे उस डॉक्टर के पास पहुँचती है जिसने कभी उसका इलाज किया था। अब वह इस केस को एक नई कड़ी की ओर जोड़ते हुए देखती है। बातचीत के दौरान राधा को उस डॉक्टर पर शक होता है। डॉक्टर कहती है, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे पास क्या सबूत है? इसी बातचीत के दौरान राधा एक और अहम सबूत लेकर आती है। वह बताती है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आतिक के पास जेब में जो लेटर मिला था वो आपका था। वही एक सबसे बड़ा क्लू था और फिर रवि को मारने के लिए एक्सिक्यूट करती थी। इस खुलासे से यह साफ हो जाता है कि रवि असली मास्टरमाइंड नहीं था। इन सभी खुलासे से यह साफ हो जाता है कि रवि असली मास्टरमाइंड नहीं था बल्कि इस पूरी साजिश में एक टूल या मीडियम था। अब एसीपी कृष्णा और राधा को यह समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है बल्कि यह पूरा एक मर्डर नेटवर्क है जहां बीमारी, साइकोलॉजी और पावर तीनों मिल करके खतरनाक खेल चल रहा है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। क्लाइमैक्स में खुलासा होता है कि हथियारों के पीछे कोई एक व्यक्ति ना होकर के इन सारी हत्याओं के पीछे एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर की होती है जो लोगों को इलाज करता है, लेकिन वो खुद एक पेशेंट होती है। दोस्तों, दूसरा सवाल ये है कि क्या आतिक और रवि एक ही है? हाँ, आतिक और रवि एक ही है। मेरे हिसाब से उसके दो रूप हो सकते हैं। पहला है आतिक। आतिक जो रूप हम देख पाते हैं, जो किलर है, वो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के नज़र में वो आतिक है, और साथ ही साथ हम देख पाते हैं जो क्राइम जर्नलिस्ट है राधा, उसकी नज़र से वही लड़का रवि होता है। क्या अंकिता के अंकल, जिस पर शुरुआत में पुलिस ने शक किया, और रवि के बीच में कोई इंटरकनेक्शन है? तो ये कहा नहीं जा सकता है, इसको डायरेक्टर ने हाइप करके रखा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम इस मूवी में समझ पाते हैं कि अंत में राधा और एसीपी कृष्णा केस सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन फिल्म का आखिरी मोड़ सस्पेंस बन जाता है, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर थी वो अपने आप को गोली मार लेती है, लेकिन अभी भी क्रिमिनल रवि उर्फ यतिक बचा हुआ है। तो इस तरह डायरेक्टर हो सकता है इसका पार्ट 2 लाए। एट द एंड हम लोग ये समझ पाते हैं कि पूरी मर्डर मिस्ट्री एक बुक को फॉलो करती है, जिस बुक में बहुत सारे फेमस पेंटिंग्स का कलेक्शन होता है। तो दोस्तों,